2023 पासून पुकारलेल्या बेमुदत संपास भारतीय बेरोजगार मोर्चा महाराष्ट्र राज्य ही संघटना पाठिंबा देत आहे। कि आप वो लोग हो जो इतिहास बदलना चाहते हो, क्योंकि खरं बोलायचं आहे बरं बोलण्यापेक्षा। भारत सरकार के जो EPFO जो संस्था थी, इस संस्था में कर्मचारियों का 6% जो भाग था वेतन में से वो जमा होता था, और ये वेतन में से 6% जो कर्मचारियों का पैसा जो NPFO में जमा होता था, इसलिए भारत सरकार ये बद्ध थी कि इस पैसे के आधार पर ये जो कर्मचारियों का पैसा है, इस पैसे का उपयोग भारत सरकार भारत के विकास के लिए लगाए। फिर इससे क्या हुआ कि यह जो फंड है, ये जो डिविडेंड फंड का जो मामला है, 6% जो वेतन में से जाता था, भारत सरकार को नई नई संस्थाओं का निर्माण करना होता था। ऐसे 350 कंपनियों को नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियों का निर्माण कर्मचारियों के 6% वेतन में से जो कपात होता है उसके आधार पर कंपनियों का लगभग 348 कंपनियों का निर्माण हुआ। फिर ये 348 जो कंपनियां हैं ये खड़ी तो हो गई, इसको चलाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो बेरोजगारों को रोजगार के उपलब्ध में इसमें नौकरियां मिली। मैं बहुत गंभीर मामला आप लोगों को समझा रहा हूं कि कर्मचारियों के इस डिविडेंड फंड के आधार पर नई संस्थानें खड़ी की गई भारत सरकार के माध्यम से। उस संस्थानों में नया रिक्रूटमेंट, नए लोगों को रोजगार देने का मामला यह बड़ी मात्रा में किया गया। इसका मतलब कि कर्मचारियों के डिविडेंड फंड के आधार पर ही रोजगार खत्म किया जा सकता है, रोजगार खड़ा किया जा सकता है, और ये भारत सरकार ने किया। लगभग 348 कंपनियां खड़ी की, और यह कंपनियां खड़ी करने के बाद में भारत सरकार इसमें जो बड़ी मात्रा में लाभ होता था, जो रॉयल्टी मिलती थी, उस रॉयल्टी का भी एक रूल था। उस रॉयल्टी का क्या रूल था? तो जिस प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेजुटी है, ग्रेजुटी के बाद में वो जो पेंशन रिटायरमेंट फंड है, साथ ही पेंशन है, ये जो मामला था ये भारत सरकार अपने जेब से नहीं देता था। ये कर्मचारियों के वेतन से जो 6% काटा जाता था, इसका उन्हें फायदा दिया जाता था, ताकि कर्मचारियों के भविष्य की, कर्मचारियों के परिवार की और कर्मचारियों के आने वाली पीढ़ियों की सेफगार्ड वह होना चाहिए, इसीलिए वो सारा दिया जाता था। और सरकार को यह 348 कंपनियों से जो भी लाभ मिला वो उसी में से ही देने का काम होता था। सरकार अपने जेब से 1 रुपया नहीं देती थी। इसके आधार पर साथियों आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो क्लास 3, क्लास 4 जिन्होंने नौकरियां की, उनमें एक उम्मीद की किरण निर्माण हुई कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्लास 1 और क्लास 2 तक बनाया जाए। ये सपना हमारे क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों में निर्माण हुआ, लेकिन सरकार को इस बात का डर था कि क्लास 3 और क्लास 4 के लोग अपने बच्चों को क्लास 1 तक के भेजेंगे तो सरकार में बैठे हुए बच्चों की जो इनके औलादें हैं वो बेरोजगार हो जाएगी। फिर इन्होंने क्या किया साथियों, मैं आपको बहुत गंभीर मामला बता रहा हूं। इन्होंने क्या किया कि कर्मचारियों का आधार पेंशन है, कर्मचारियों का आधार डिविडेंड फंड से मिलने वाली पेंशन है, इन्होंने उन सारे कंपनियों को बेचने की बड़ी साजिश की। 1991 में एनडीए और यूपीए सरकार ने साथ में मिलकर एक नया बजट लाकर नई आर्थिक नीति के माध्यम से एलपीजी नाम का एक्ट लाया। जो मुद्दा है ये मुद्दा एलपीजी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एलपीजी से क्या हुआ? तो लाइब्रेराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एक्ट एनडीए और यूपीए सरकार, खास कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर लाया। ये दोनों ने मिलकर लाया। इससे क्या हुआ कि जो सरकारी क्षेत्र में मिलने वाली नौकरियां है उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया।
एजुकेशन प्राइवेट हाथों में दे दिया। एजुकेशन में गवर्नमेंट नौकरियां थी, शिक्षकों की, प्राध्यापकों की, बेच दिया। उसके बाद में जो 348 कंपनियां बनाई गई थी, लगभग 250 कंपनियां बेच दी है। पता है आपको, BSNL बिक गया, रेलवे बिक गया, एयरलाइन बिक गया, सारा मामला बेच दिया। अभी मुझे एक बात बताइए कि कर्मचारियों के डिविडेंड फंड से जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता था, उसी के आधार पर पेंशन मिलती थी, ये सारा बेचने के बाद में अभी किस आधार पर पेंशन मिलेगी? तो होता है कि वर्तमान में कर्मचारियों की पेंशन का पूरा मामला, उसका आधार यह नौकरियों का और संस्थानों का निजीकरण, यह मुख्य कारण है। तो इन लोगों को फिर से सरकारी संस्थानों को खड़ा करना होगा। सरकारी संस्थानों को खड़ा करने से कर्मचारियों का फंड फिर से उसमें लगेगा और उसमें से जो रॉयल्टी मिलेगी वही ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से रिफंडेबल मिल सकती है। इसका मतलब क्या है कि निजीकरण का खात्मा हो और राष्ट्रीयकरण लागू किया जाए, यही जूनी पेंशन हमें दे सकता है। यही है निजीकरण का जितना विरोध कर्मचारी लोग अपने आंदोलन में जितना निजीकरण का विरोध करेंगे, उतना उनका ओल्ड पेंशन का मामला स्ट्रॉन्ग हो सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है। ये भारत सरकार नहीं कर रही है। फिर इन्होंने क्या किया, 2005 के बाद इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया, बराबर है, नई पेंशन लाई। अभी नई पेंशन में ये लोग क्या कहते हैं कि कर्मचारियों के वेतन से 10% काटा जाएगा और भारत सरकार, राज्य सरकार नहीं, भारत सरकार उसमें 14% डालेगी, कुल मिलाकर 24%। ये 24% जो पैसा है ये शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। क्या कह रहे हैं, शेयर मार्केट में लगाया जाएगा और शेयर मार्केट में लगाने के बाद कर्मचारी जब रिटायर्ड होगा तब उसे वो पैसा दिया जाएगा। वर्तमान में अदानी ने सारा शेयर मार्केट का सत्यानाश कर दिया। भविष्य में अगर तब शेयर मार्केट बर्बाद किया जाए तो हमारा कर्मचारी अपनी जिंदगी के जो समय सेवा के लिए लगा रहा है, उसके बच्चों का भविष्य का है। तालियां बजाने वाला मामला नहीं है। तालियां बजाने से हमारे नेताओं ने हमारे समाज को बर्बाद किया है। उसको बहुत अच्छा लगा, एक समर्थन मिल गया। बिल्कुल नहीं, इन्हीं लोगों ने डुबाया है। ये उन लोगों ने कहा इसका मतलब नई पेंशन से हमें लाभ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम विश्वास नहीं कर सकते। और इससे भी खतरनाक मामला कि वर्तमान में ये जो 2005 में ये जो इन्होंने लाई ओल्ड स्कीम को बंद किया, नहीं लाई है, इसका मैं आप लोगों को एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मैं आपको मेन मुद्दे पर आता हूं। वर्तमान में भारत में लोकतंत्र है, संविधान के आधार पर लोकतंत्र प्रस्तावित किया गया। लोकतंत्र में वोट यह महत्वपूर्ण अधिकार है। वोट राजा बनने का अधिकार है, राजा बनाने का नहीं है। लेकिन वर्तमान में सरकार अगर डर सकती है तो वह वोटों को डर सकती है। वोट ही है, सरकार किसे डरेगी, वोट को डरेगी। लेकिन सरकार कर्मचारियों के विरोध में काम कर रहा है, सरकार विद्यार्थी युवाओं के विरोध में काम कर रहा है, सरकार किसानों के, महिलाओं के विरोध में काम कर रहा है। ये कर रहा है, इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आई? इतनी बड़ी हिम्मत क्या उसे डर नहीं है? ये यहाँ पर बैठे हुए लोग अगर आने वाले चुनाव में अगर विरोध में वोट डालेंगे, उसकी सरकार गिर सकती है। क्या सरकार को डर नहीं है? डर नहीं है, क्योंकि 2005 में पेंशन बंद की और 2004 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया। आप समझे? ओबीसी को बाबा साहब आम्बेडकर ने 340 अनुसार 1950 में रिजर्वेशन दिया, लेकिन लागू 92 में हुआ, 92 में हुआ। और 92 में ओबीसी को रिजर्वेशन लागू हुआ
यह पूरी तरह से लागू न हो, इसका फायदा समाज का न हो, इसीलिए 91 में एलपीजी लाया। आप समझ रहे हो, आप कड़ी को समझ रहे हो। 92 में ओबीसी को दिया, देने के पहले निजीकरण लाया। अरे सरकारी संस्थान होगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगा। कर्मचारियों को 5 में खत्म किया, 4 में ईवीएम मशीन लाया। अगर वर्तमान में यह ईवीएम मशीन, सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं नहीं, मैं घाई गड़बड़ में आने के कारण, क्योंकि इसके पहले भी एक कार्यक्रम में हम गए थे, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहां पर लाने वाला था लेकिन समय नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है 8 अक्टूबर 2013 को कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। फ्री यानी क्या? निष्पक्ष। फेयर यानी क्या? मुक्त। और ट्रांसपेरेंसी यानी क्या है? पारदर्शी इलेक्शन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन भारत सरकार ईवीएम से ही चुनाव कर रही है। ये इस आधार पर कर रही है कि उसको जनता के वोट का डर नहीं है। उसे पता है एवरी वोट फॉर मोदी, एवरी वोट फॉर मोदी। इसीलिए अगर कर्मचारी, यह सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल चल रहा है, इस चैनल से भी भारत के सारे संगठनों तक मैं यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि कर्मचारी अगर अपने आंदोलन में निजीकरण और ईवीएम का मुद्दा अगर लेता है, एक रात में पूरा मामला खत्म हो जाएगा। लागू आज बोलो, सुबह आपको रिजल्ट आएगा, लागू हो जाएगा। हमें समस्या के जड़ के बारे में बताया ही नहीं जा रहा, समस्या के जड़ के बारे में बताया ही नहीं जा रहा है। कर्मचारियों को खड़ा किया गया जूनी पेंशन के लिए, और बीजेपी सरकार बेरोजगारों को यह बता रही है कि तुम्हारे बेरोजगारी का मुख्य कारण इन लोगों की नौकरियां है। इनके एक नौकरी में 4 लोगों को रोजगार लग सकता है। ऐसा कौन बोल रहा है? बीजेपी के लोग भड़का रहे हैं युवाओं को, बेरोजगारों को। भारतीय बेरोजगार मोर्चा आपके इस आंदोलन को समर्थन क्यों करना चाहता है? उसका कारण भारतीय बेरोजगार मोर्चा यह बुद्धिजीवी युवाओं और विद्यार्थियों का संगठन है। जो नई पेंशन है और ये पुरानी पेंशन का जो मामला है, यह भारत सरकार के अधीन है। ये भारत सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन नहीं है। हमारे कर्मचारियों के आंदोलन को देखकर फडणवीस और एकनाथ शिंदे कैबिन में बैठकर सोचता होगा क्या लोग हैं यार। फडणवीस ने कहा नहीं देंगे क्योंकि उसके हाथ में है नहीं, कैसे देगा? ये जो मामला है ये सेंटर से जुड़ा हुआ मामला है। ईपीएफओ क्या है? ईपीएफओ ये भारत सरकार की संस्था है जिसमें कर्मचारियों का डिविडेंड फंड जमा होता था और भारत सरकार सरकारी संस्थाओं को खड़ा करती थी। मतलब जूनी पेंशन का मामला ये केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। इसीलिए फडणवीस कहता है नहीं देंगे। ये लड़ाई है, लड़ाई हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए होती है। लड़ाई हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए तो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी कई पीढ़ियां बर्बाद हुई है। हमें जो मिला है, हमें जो मिला ये हमारी मेरिट के आधार पर नहीं, हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी है, तब जाकर मिला है। आज लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। 2025 के बाद सारा खत्म करने का मामला किया है। मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बड़ा बोलना नहीं, खरा बोले। इसलिए साथियों, इसलिए हमने निर्णय लिया, भारतीय बेरोजगार मोर्चा पूरे देश भर में बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम करेगा। बेरोजगारों की संसद, हमारी संसद हम तैयार करेंगे कर्मचारियों की और बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए। दुश्मन, हमारा दुश्मन डाइवर्ट करना चाहता है, आपस में लड़ाना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए साथियों, हम 1 तारीख को आजाद मैदान में बेरोजगारों की संसद करने जा रहे हैं। 2 तारीख को पुणे में होगी, 3 तारीख को कोल्हापुर में है, 6 तारीख को जलगांव में है, 8 तारीख को अमरावती में है और नागपुर के संविधान चौक में 9 तारीख को यह बेरोजगारों की संसद हम करने जा रहे हैं।
और ये संसद किस लिए है कि हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू हो। ये संसद किसके लिए है कि सरकारी संस्थानों को पुनर्जीवित किया जाए जो कर्मचारियों के पेंशन का आधार है। हमारी संसद किस लिए होगी कि बड़ी मात्रा में यह सरकारी संस्थानें खड़े करने के बाद नई नौकर भर्ती चालू की जाए जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिले। हमारी संसद इसलिए है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद करना चाहते हैं। ये मेन मुद्दा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं साथियों। अगर ऐसा मामला पूरे देश भर में खड़ा हो जाता है तो आप आकलन लगाइए क्या माहौल बनेगा। हम जो बोलेंगे वो करेंगे। हमारे पूर्वजों ने कहा शासन करती जमात बनो। हमारा समाज राशन करती जमात बन गया है। हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी। अभी कुर्सी खाली वाला नहीं, अबे कुर्सी हमारी है, हम राज करेंगे। उसके लिए बेरोजगारों की संसद है। आप बड़ी मात्रा में, हम पूरे देश भर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सारे देश भर में हम 550 जिलों में ये संसद को करेंगे। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। क्यों? समस्या राष्ट्रव्यापी है, समाधान राष्ट्रव्यापी होना होगा। कर्मचारियों की ये समस्या राष्ट्रव्यापी है। राज्य लेवल पर आवाज उठाएंगे वो सीमित हो जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र यह क्रांति की भूमि है। आप लोगों को देखकर ये क्रांति पूरे देश में जाने वाली है। ये अभी आग लग चुकी है, ये जाने वाली है। किसी न किसी को आना पड़ेगा। आप सभी लोग आए, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और बेरोजगारी के यह संसद में आप बड़ी मात्रा में शामिल हुई। हमारी आपसे विनती है क्यों कि हम अगर अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग मुद्दों पर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यही हुआ मराठा क्रांति मुक्त मोर्चा में लाखों लोगों ने मोर्चे निकाले, अभी तक के मराठाओं को कुछ नहीं मिला। लगभग 50 लोगों ने आत्महत्या की। अभी हमें समाधान के लिए लड़ना है तो साथ में मिलकर लड़ेंगे। आज इस आंदोलन को समर्थन देने के पीछे का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए आप यह बेरोजगारों की संसद में आप खुद भी शामिल होइए और आपके आने वाली जो पीढ़ियां है उनकी भी नौकरियां खत्म हुई है, उनको भी शामिल होने के लिए बोलिए। आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं इतनी ही बात रखना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और आयोजक समिति ने हमारे निमंत्रण को उन्होंने मान्य किया और यहाँ पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं सभी क्रांतिकारी साथियों को सलाम करता हूँ और आने वाले समय में हम हमारे पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई में हम जरूर सफल होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। जय संविधान।